I was discussing a topic 2, that is the making of nationalism in Europe. We are continuing this topic second, and we have already discussed about the political condition of Europe during mid 18th century. Then we have also discussed about the aristocracy, then about the peasants in Central, Eastern and Western Europe. Then we have discussed about the middle class, then liberal, nationalism, politically and economically. Then yesterday we have also discussed about the geology. We have already discussed this, and after that we will discuss a new conservatism after 1850. Today we will discuss a new conservatism after 1850. That means after the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Then what is conservatism? Conservatism, it is a political philosophy that stresses the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual developments to quick change. What was conservatism? It is a political philosophy that stress the importance of tradition, stress the importance of tradition, established institutions and customs, and preferred gradual development to quick change. मतलब
जो कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है कि जनरली वो लोग पुराने विचारधाराओं को मानते हैं, जो पुराना इंस्टीट्यूशंस था, जैसे फैमिली है, मोनार्की है, पुराने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन्हीं चीज़ों को वो लोग मानते हैं। तो ऐसे फिलॉसफी को मानने वाले लोग होते हैं कंजर्वेटिव्स। तो 1815 के बाद 1815 इज इम्पॉर्टेंट। इन 1815 Napoleon was defeated by joint forces of England, Austria, Prussia and Russia। 1815 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1815 में ही नेपोलियन को इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रसिया और रशिया, ये चारों जो पावर्स थे, ये एक साथ मिलकर 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हराए थे। तो ये जो कंजर्वेटिज्म है, ये जो फिलॉसफी है, इस चीज़ को मानने वाले, वो कब स्टार्ट हुआ? तो आफ्टर 15, नेपोलियन के डिफीट के बाद। क्यों? फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वे ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। उसको हारने के बाद वापस जो ये सब जो राजा लोग थे, इनको बोला ही जाता था, पुरानी जो मोनार्की थी उनको बोला ही जाता था कंजर्वेटिव्स। तो 1815 में जैसे नेपोलियन काफ़ी मॉडर्नाइजेशन को काफ़ी पसंद करता था, नया नया नियम कानून नेपोलियनिक कोड के द्वारा उसके द्वारा लाया गया था। इस चीज़ को बिल्कुल प्रीफर नहीं करते थे कंजर्वेटिव्स, लेकिन 1815 नेपोलियन को हारने के बाद एक कंजर्वेटिव ही, जैसे कंजर्वेटिव्स ही रहे, कंजर्वेटिज्म ही था, लेकिन एक नया तरह का कंजर्वेटिज्म था। क्या था? तो वो यही था कि जो भी कंजर्वेटिव जो किंग्स थे वो नेपोलियन का विरोध करते थे, लेकिन 1815 के बाद नेपोलियन के ही चीज़ों को वो लोग अपनाना शुरू कर दिए। वो लोग भी मॉडर्नाइजेशन लाना शुरू कर दिए, अपने आर्मी में मॉडर्नाइजेशन किए, जो स्टाफ था, ब्यूरोक्रेसी था, उसमें मॉडर्नाइजेशन किए। तो सब चीज़ में एक तरह से नेपोलियन को लोग विरोध किया, और उसको हारने के बाद उसी के फिलॉसफी को, उसी के चीज़ों को वो लोग अपनाना शुरू कर दिए। इसलिए इस तरह का जो कंजर्वेटिज्म था, इसको न्यू कंजर्वेटिज्म बोला जाता था। जैसे देखिए इसमें, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। तो कंजर्वेटिव जो थे उनका ये मानना था कि जो भी एस्टेब्लिश्ड जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे जो राज्य है, समाज है, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्की हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, इन सबको प्रिजर्व किया जाना चाहिए, इन सबको मेंटेन किया जाना चाहिए। उसके बाद मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट propose to return to society of pre-revolutionary days। इतना मानते हुए भी वो लोग मानते थे कि पुराने इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व किया जाए। उसके बाद भी नेपोलियन से जो पहले का पीरियड था, अब उस पीरियड में वापस जो ये कंजर्वेटिव्स थे लौटना नहीं चाहते थे। वो लोग कंजर्वेटिव्स थे, उसके बाद भी जो पुराना कंजर्वेटिज्म था उसमें वो लोग लौटना नहीं चाहता था। इसके बदले में क्या किए? रेदर दे रियलाइज फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की। तो लोगों को लगने लगा कि जो नेपोलियन मॉडर्नाइजेशन किया उससे कहीं ना कहीं जो पुराना जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जैसे मोनार्की है, तो मॉडर्नाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं से वो मजबूत हुआ है। जब मॉडर्नाइजेशन हुआ तो जो पुराना जो कंजर्वेटिव्स मानते थे कि मोनार्की पुरानी इंस्टीट्यूशन है, तो उनका मानना था कि नेपोलियन को आने के बाद जो मोनार्की है वो कमज़ोर नहीं हुआ, जो मोनार्की है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ।
तो इसलिए rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. It could make state power more effective and strong. अगर जो मोनार्की है वो स्ट्रांग होगा तो क्या होगा कि ये स्टेट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा. ए मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. जो मोनार्क्स थे, जो पुराने जो कंजर्वेटिव्स थे, वो लोग फ्यूडलिज्म को अपनाते थे, सर्फडम को वो लोग अपनाते थे, ताकि जो ऑटोक्रेसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए. और वो जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए. लेकिन नेपोलियन के बाद उन लोगों को लगने लगा कि नेपोलियन ने अपने आर्मी का मॉडर्नाइजेशन किया तो कहीं ना कहीं से वो मोनार्की के लिए बेनिफिशियल हुआ. उसी तरह से जो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी था तो कहीं ना कहीं से जो मोनार्की है वो ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. डायनेमिक इकोनॉमी, जो डायनेमिक जो इकोनॉमी को अपनाया गया, टैक्सेस वो काफ़ी कम किया गया, टैक्स बैरियर्स को हटाया गया, तो ये कहीं ना कहीं से बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ावा दिया. एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म को ख़त्म किया गया और उनके पास जो बॉन्डेड जो लेबरर्स थे, जो सर्फडम था, उसको ख़त्म किया गया. तो कहीं ना कहीं से ये ऑटोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया और ज़्यादा मजबूत बनाया. तो इससे लगने लगा कि कहीं ना कहीं से जो नेपोलियन का फिलॉसफी था उसको ही ये लोग वापस अपनाना शुरू कर दिए. तो यही था न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. कंजर्वेटिव्स का मतलब होता है कि जो पुराने विचारधाराओं को, जो पुराना इंस्टीट्यूशंस है उसको मानते हो. जैसे पुराना इंस्टीट्यूशंस में स्टेट हो गया, राज्य, सोसाइटी, मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी हो गया, फैमिली हो गया, ये सब पुराना ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन था. कंजर्वेटिव चाहते थे कि इनको प्रिजर्व किया जाए. लेकिन जब नेपोलियन की हार हुई, ये लोग जब जीत गए, तो जो कंजर्वेटिव्स थे ये अपने कंजर्वेटिज्म में थोड़ा चेंज किए. क्या चेंज किए? तो नेपोलियन के ही विचारधारा को ये लोग भी अपनाना शुरू कर दिए, क्योंकि नेपोलियन बहुत ज़्यादा ताकतवर था. इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ये जो बड़े बड़े राज्य थे, इनको एक साथ मिलकर नेपोलियन को हराना पड़ा. तो इसका मतलब था कि नेपोलियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था. तो कहीं ना कहीं से ये जो पुराने जो कंजर्वेटिव्स थे, ये कहीं ना कहीं से नेपोलियन की ही विचारधारा को अपनाना शुरू कर दिए. और उनको लगने लगा कि नेपोलियन जो चेंज किया, जो चेंजेस लाया, जो वो मॉडर्नाइजेशन किया अपने आर्मी का, अपनी ब्यूरोक्रेसी का, उससे कहीं ना कहीं से लाभ हम मोनार्क लोगों को ही हुआ है. इसलिए ये जो कंजर्वेटिव्स थे अब वापस पुराने विचारधारा को नहीं, ये लोग कंजर्वेटिव्स रहे, ऑटोक्रेसी को इस्टेब्लिश की, लोगों को बहुत ज़्यादा अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब रहे कंजर्वेटिव्स ही, लेकिन उसमें वो चेंजेस लाए. क्या चेंजेस लाए? तो जो नेपोलियन का जो मॉडर्नाइजेशन था उसको ये लोग अपनाना शुरू कर दिया. और इन लोगों को लगा कि इससे कहीं ना कहीं से जो मोनार्की है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. तो इसलिए ये जो कंजर्वेटिज्म था इसको हम लोग न्यू कंजर्वेटिज्म बोलते हैं. इसके बाद इसी में जो नेक्स्ट है वो है कांग्रेस ऑफ वियना. In 1815, Austria, Russia,
रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड इंग्लैंड jointly defeated Napoleon in the Battle of वाटरलू। 1815 था, उसमें ऑस्ट्रिया, रशिया और इंग्लैंड, ये नेपोलियन इतना स्ट्रांग था कि ये चारों पावरफुल जो स्टेट्स थे इनको एक साथ मिलना पड़ा बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराने के लिए। और ये चारों मिलके 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिए। और हराने के बाद इन लोगों ने वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए कि अब जो नेपोलियन इतने बड़े क्षेत्र को जीत लिया है, इसको वापस किस तरह से इसमें चेंजेस वापस लाया जाए। तो these four powers met at Vienna, the capital of Austria, to draw up a settlement for Europe। ये जो चारों पावर्स थे, वियना जो कि कैपिटल था ऑस्ट्रिया का, वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए। क्यों? तो एक नया सेटलमेंट यूरोप को बनाने के लिए, क्योंकि जो पूरा यूरोप का जो मैप था वो तहस नहस कर दिया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो इसलिए ये चारों एक साथ वहाँ मिले ताकि नया सेटलमेंट एक यूरोप के लिए बनाया जाए। The Congress was hosted by Austrian chancellor, क्या हुआ? The Congress was hosted by Austrian chancellor Duke मेटरनिच। जो ड्यूक मेटरनिच थे ऑस्ट्रिया के चांसलर। अभी भी ऑस्ट्रिया या जर्मनी का जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको चांसलर ही बोला जाता है। तो इसको जो होस्ट करने वाले थे वो कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन को हराने के बाद जो चारों जो पावर्स थे वो मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया। और हराने के बाद ये जो चारों पावर्स थे, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए। क्यों? तो यूरोप के लिए एक नया सेटलमेंट बनाया जाए। क्यों? क्योंकि पूरा जो यूरोप के बहुत बड़े भाग के ऊपर कब्जा कर लिया गया था नेपोलियन के द्वारा। तो फिर से ये लोग यूरोप को अपने अनुसार पुराने ही स्थिति में लाना चाहते थे। तो इसलिए ये जो चारों जो मेन जो पावर्स थे इनके लिए वियना में मिलना जरूरी था और एक नया सेटलमेंट यूरोप के लिए बनाना जरूरी था। और जो इसको होस्ट किया गया, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिच, इनके द्वारा। और ये जो इट इज फेमस एज कांग्रेस ऑफ वियना। यही जो इवेंट है इसी को हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना बोलते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है एक जगह मिलना, एक जगह इकट्ठा होना, और वियना मतलब ऐसा जगह, वियना में सारे लोग इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसको कांग्रेस ऑफ वियना बोला जाता है, ताकि नया सेटलमेंट जो है वो यूरोप के लिए बनाया जा सके। और इसका
इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारा जो नया सेटलमेंट्स इसमें किया गया, और ये जो सेटलमेंट्स क्या क्या था इसको अच्छी तरह से जो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।